अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो आज कुछ नया करते हैं, बनाते हैं एक बर्गर। लेट्स मेक अ बर्गर। आज हम एक बर्गर बनाएंगे और देखते हैं बर्गर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी बर्गर को बनाने के लिए पहले हमें एक बन दरकार है, ठीक है ना। दोनों साइड का बन होगा और इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा सॉस यूज़ करेंगे। लेट्स से 1 स्पून जो है वो सॉस को यूज़ करेंगे। इसके अलावा 2 जो है स्लाइसेस ऑफ टमेटोज़ होंगे और एक चीज़ स्लाइस होगा, ठीक है। एक स्लाइस होगा चीज़ का और मीट का एक पीस होगा, क्योंकि हम बर्गर बना रहे हैं और मीट की मदद से बर्गर बनाना चाह रहे हैं, वेजिटेबल मीट नहीं होगा। और फाइनली हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे लेटस को। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो शामिल करते हैं एक दूसरे के साथ और बना लेते हैं एक बर्गर। और बहुत ही मज़े का बर्गर बनाएं। पर इस बर्गर को खाते हुए आपके कुछ दोस्त आ गए और उन दोस्त आने के बाद अब आपको ये बर्गर कुछ और लोगों के लिए भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम जो है वो बर्गर बनाते हैं, 5 बर्गर्स बनाते हैं। तो 5 बर्गर्स के लिए हमें 5 बन्स चाहिए होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने इस बर्गर को बनाने के लिए इस्तेमाल करे 5 बन्स, ठीक है। 5 स्पून जो है वो सॉस के हमारे पास थे, हमने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। फिर हर एक में 2 स्लाइसेस डालने थे हमें टमेटोज़ के, तो हमने 10 स्लाइसेस ऑफ टमेटोज़ यूज़ करें। और फिर 5 स्लाइसेस चीज़ के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हर बर्गर के अंदर एक जो है वो स्लाइस लग रहा था चीज़ का। इसके अलावा 5 पीसेस ऑफ बीफ भी हमारे पास थे, हमने 5 पीसेस बीफ के बना लिए। और फाइनली हमने, क्योंकि 2-2 पत्ते डाल रहे थे लेटस के, तो अभी हमने 10 पत्ते इस्तेमाल कर लिए। और फिर इन सब की मदद से मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें अगर मैं जमा कर लूँ तो जाहिर सी बात है जो इंग्रेडिएंट्स एक बन के लिए थे वो सबके लिए इस्तेमाल कर देंगे। तो अब इनकी मदद से ये जो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, हमारे पास 5 बर्गर्स बन सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमने बर्गर बनाए तो बर्गर 5 के बजाय सिर्फ 4 बने। क्योंकि हमें 5 लोगों के लिए बनाना था तो हमने इंग्रेडिएंट्स ही 5 के लिए, लेकिन बर्गर 5 के बजाय 4 बन गए। पर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ कि मेरे यूज़ करने, जब मैं कुकिंग कर रहा था, जब मैं इसको बना रहा था, तो बनाने के दौरान हो सकता है कि कुछ सॉस ज़ाया हो गई हो सकता है कोई एक स्लाइस ना बन पाया हो टमेटो का, हो सकता है लेटस के 2 लीव्स ना बचे हों। अगर इसमें से कोई भी चीज़ कम पड़ जाती है तो जो बर्गर मैं बनाना चाह रहा था वो बर्गर तो पूरा नहीं बना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने हिसाब लगाया था थ्योरेटिकली, जब बनाने के लिए बैठे तो कोई ना कोई एक इंग्रेडिएंट कम बना, कम बच गया और इसकी वजह से जो बर्गर है वो मुकम्मल तौर पे 5 नहीं बन पाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैसे डिफ़र करती है हमारी प्रैक्टिकल, जो भी हमें चीज़ें मिल जाती हैं, प्रैक्टिकली जो हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो आइए समझते हैं उस टॉपिक को, ये डिफरेंस क्यों आता है। ये डिफरेंस आता है, सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा थ्योरेटिकल यील्ड का कॉन्सेप्ट। यील्ड कहते हैं पैदावार को, ठीक है। कि कोई भी चीज़ अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो जो भी पैदावार है वो थ्योरेटिकली कितनी है उसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस्तेमाल करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट बन सकता है उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि वो हमारी थ्योरी के अंदर है। हमने अभी तक उसको बनाया नहीं है, प्रैक्टिकली किया नहीं है, लेकिन हमारी केमिकल रिएक्शंस बताती हैं कि उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा। इस यील्ड को, इस पैदावार को कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जो बन बनाने का तजर्बा था उसके मुताबिक वो जो थ्योरेटिकल यील्ड थी वो यही थी कि सही है भाई, 5 बर्गर बनाने तो 5 जो है वो बन चाहिए, 5 जो है वो स्लाइसेस चाहिए, 10 स्लाइसेस ऑफ चीज़ चाहिए, 10 स्लाइसेस ऑफ टमेटोज़ चाहिए और 10 लीव्स ऑफ लेटस चाहिए। लेकिन ऐसा थ्योरेटिकल था, इस वजह से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन सकता था, जो कि 5 थे वहाँ पे बर्गर, उसे कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। बट प्रैक्टिकली क्या बनता है उसे प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड कहेंगे। प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड ये है कि कुछ चीज़ों को मिलाने के बाद जो चीज़ एक्चुअली हमें मिल रही है, उसका जो अमाउंट मिल रहा है, उसे कहा जाएगा प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। डिफाइन करते हैं,
एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि बन जाता है किसी भी तजर्बे की वजह से, उसे प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड कहते हैं। मतलब थ्योरेटिकली मुझे लग रहा था कि मिसाल के तौर पे 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, पर 20 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बना नहीं, 18 ग्राम बना। तो 20 हमारी थ्योरेटिकल यील्ड थी और जो 18 है वो हमारी प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड कहलाएगी। ठीक है जी। और प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ या मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा केमिकल रिएक्शन कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो बेहतर ये है कि मैं उसकी एक और यील्ड को कैलकुलेट कर सकूँ। ठीक है जी। और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, किसी वेरियस कॉजेज़ की वजह से आ सकते हैं, दोनों के दरमियान में फ़र्क। पहले उन फ़र्क को देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ किसी भी केमिकल रिएक्शन के अच्छे बुरे होने का हमें कैसे पता चलेगा। पहली बात, कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हो सकता है रिएक्ट ना करें। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने चीज़ें मिला दी, लेकिन सर्टेन अमाउंट हो सकता है जो कि रिएक्ट ना करे। तो अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कम बनेगी। प्रोडक्ट कम बनेगी तो हमारी प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। तो पहली वजह यह है दोनों के दरमियान में फ़र्क आने की। दूसरी एक और वजह हो सकती है कि जो रिएक्टेंट हो वो कोई साइड प्रोडक्ट बना रहे हो, मतलब कोई और प्रोडक्ट बन रहा हो, मैं कोई और प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ लेकिन बन कोई और प्रोडक्ट रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट के बनने में, वो होगा किसी साइड प्रोडक्ट की वजह से, कोई साइड रिएक्शन शुरू हो गया और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो कम बनने लगा। तीसरी वजह हो सकती है कि यहाँ पर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा हो, तो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स में चीज़ें थी वो आपस में कंबाइन होकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रही हैं, तो प्रोडक्ट का अमाउंट मुझे कम मिलेगा। ये तीन बड़ी अहम वजह हैं। और एक चौथी वजह भी हो सकती है कि लॉस हो सकता है फिजिकल प्रोसेसेस की वजह से। हो सकता है कि मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ तो फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ अमाउंट कम हो जाए रिएक्टेंट का और फिर प्रोडक्ट ना बन पाए, या डिस्टिलेशन में या वॉशिंग के दौरान हो जाए कि अगर मैं किसी चीज़ को वॉश कर रहा हूँ तो नतीजे में जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज़ाया हो जाए, प्रोडक्ट ना बन पाए। क्रिस्टलाइजेशन भी एक वजह हो सकती है। ठीक है ना। और अगर मैं बन वाली एग्जाम्पल में बताऊँ, बर्गर वाली एग्जाम्पल में बताऊँ, तो उसमें हो सकता है कि कुछ जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम सॉस इस्तेमाल कर रहे थे, वो सॉस जो है वो बॉटल से स्पून से लगा रह गया, तो जो स्पून्स थे वो कम रह गए। या फॉर एग्ज़ाम्पल लेटस जो लीव्स थे वो लीव्स टूट गए, उनका अमाउंट छोटा रह गया। टमेटोज़ का भी ऐसी कुछ मामला हो सकता है। तो कुछ जो फिज़िकल प्रोसेसेस होते हैं उनकी वजह से भी लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है जी। अब अहम बात जिसे हम परसेंटेज यील्ड कहते हैं, जो एफिशिएंसी है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन की, कि कोई केमिकल रिएक्शन कितना अच्छा है कितना बुरा है, वो हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिकल यील्ड से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि प्रैक्टिकली वो कितना दे रहा है, बल्कि हमें ये दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा, एक्चुअल को भी देखना पड़ेगा और थ्योरेटिकल को भी ये देखना पड़ेगा। उसकी कैलकुलेशन को परसेंटेज यील्ड से किया जाता है। द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज जस्ट बाय कैलकुलेटिंग द रेशो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड का रेशो लिया जाता है थ्योरेटिकल यील्ड के साथ और कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज में। दैट्स वाई उसे कहते हैं परसेंट यील्ड। ठीक है जी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कोई केमिकल रिएक्शन कितना एफिशिएंटली हुआ कितना अच्छा हुआ, तो हमें दोनों का रेशो निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिकल यील्ड को डिवाइड करना पड़ेगा थ्योरेटिकल यील्ड से, और इस रेशो को ही कहते हैं परसेंट यील्ड, जो कि हमें बताता है परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला है परसेंट यील्ड का। प्रैक्टिकल यील्ड को डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इट मीन्स परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड का जो आंसर आएगा वो किसी न किसी परसेंट में आएगा। 100% का मतलब हो गया कि बिल्कुल दोनों यील्ड बराबर हो गई, या हो सकता है 25% ज़ाया हो जाए तो 75 हो जाएगा, हो सकता है 75% ज़ाया हो तो परसेंट यील्ड जो है वो 25% आएगी। ठीक है जी। सो कितना मैक्सिमम अमाउंट बन सकता है वो हो गई थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअली कितना बन रहा है वो हो गई एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड, और एफिशिएंसी अगर किसी केमिकल प्रोसेस की मालूम करनी है तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रेशो, प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, बात समझ में आ जाएगी और बुक में आपको पेज नंबर 16 पे मिल जाएगी। सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्पल है, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नज़र भी आ रहा है, 2Mg+O2 और बन रहा है 2MgO। ठीक है जी। असल में 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है, वो रिएक्ट कर रहे हैं
O2 के एक्सिस के साथ, O2 एक्सिस में, ये बात याद रखना। और ये जो है वो 4 ग्राम है और प्रोड्यूस कर रहा है 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मालूम करते हैं क्या होगी परसेंटेज यील्ड या परसेंट यील्ड ऑफ MgO। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। इसके सोल्यूशन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। हमेशा आप जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लोगे परसेंट यील्ड। सबसे पहले याद रखिए कि हम जो है वो मालूम करेंगे कि जो मैग्नीशियम है, रिएक्शन आपने देख लिया था वीडियो में पीछे, दोबारा जाके या बुक को खोल के देख सकते हो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम के एक्चुअली कितने मोल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ, ये स्टेप नंबर 1 होगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीशियम कितना, 4 ग्राम हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, मोल्स जो है वो बराबर आएंगे कैसे, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास, मास को डिवाइड कराते हैं मॉलिक्यूलर मास से। तो मास की क्या वैल्यू है, मास हमें गिवन है 4 ग्राम। ठीक है, और इसी के साथ साथ डिवाइड कराएंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से 24। सो 4 डिवाइड बाय 24, 4 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 0.166 मोल्स। ठीक है ना, इतने आ गए हमारे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। नाउ अगर मैं बात करता हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिहाज से, तो केमिकल इक्वेशन दोबारा लिख दूँ मैं। मैग्नीशियम था और फिर इसके साथ कंबाइन हो रहा था O2 जो कि एक्सिस में था, और हमारे पास बन रहा था 2MgO। ठीक है ना, ये हमारे पास केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के तहत आपको नज़र क्या आ रहा है, कितने मोल होंगे मैग्नीशियम के, तो वो कितने मोल बनाएंगे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो याद रखो, क्लियरली नज़र आ रहा है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करें तो याद रखो लिखा हुआ है 2 मोल्स होंगे मैग्नीशियम के, तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर कितने मोल्स हैं, यहाँ पर हैं 0.166 मोल्स। तो इसका मतलब क्या बना, हमारे पास मैग्नीशियम भी कितना बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कितना बनेगा, 0.166 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थ्योरेटिकल यील्ड जो है बहुत आसानी के साथ हम मालूम कर सकते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे मालूम करेंगे कि अगर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए इसको हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मोलर मास से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो नाउ अब हम क्या निकालेंगे, इधर लिख भी देते हैं। अब हम मालूम करना चाहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो इस थ्योरेटिकल यील्ड के लिए एक छोटा सा काम हमें करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना है मोलर मास से, तो हमें पता लग जाएगा कितना जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड है, कितना मास बनेगा। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास कितने आए हैं, मोल्स आए हैं 0.166, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा 24 और प्लस कितना हो जाएगा 16। सो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 + 16 इट इज़ इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा 0.166 इंटू 40, इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी 40 इंटू 0.166, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.64 ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई है। और प्रैक्टिकल जो है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन थी, जो कि 4 ग्राम के बराबर गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, या कितना है अभी चेक कर लेते हैं कितना गिवन है, 4.24 ग्राम गिवन थी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास कौन सी, ये आ गई हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, TY लिख दिया। और गिवन क्या है हमें, गिवन दैट जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो हमें गिवन थी कि कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, वो बन रहा है 4.24 ग्राम। अच्छा, एक बात याद रखना, थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम अमाउंट होता है, वो हमेशा हमारे प्रैक्टिकल यील्ड से कुछ कम होनी चाहिए। एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि थ्योरेटिकली आपने कम कैलकुलेट किया हो, प्रैक्टिकली ज़्यादा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, तो आखिरी बात हम निकालना चाहते हैं परसेंट यील्ड ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रैक्टिकल यील्ड आई है उसको डिवाइड कराएंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास आई थी, गिवन थी 4.24,
और थियोरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट करी कितनी, 6.64 6.64 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहली बात 4.24 डिवाइडेड बाय 6.64, ये आ गया हमारे पास 0.638 इंटू 100, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 63.8, और इसको कर सकते हैं 64%। यानी कि जो हमारा ये रिएक्शन हुआ है, जो हमने परफॉर्म किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाने के लिए, वो 64% एफिशिएंट रहा। ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जहां हमने इन कॉन्सेप्ट्स को समझना था और प्रैक्टिकली एक सॉल्व भी करना था हमने, और हमने सॉल्व भी करा। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।